दोस्तों, आज हम आपका अर्थशास्त्र का अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इस संसाधन के रूप में लोग का मतलब क्या होता है, इसकी हेडिंग से इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संसाधन क्या होता है। संसाधन हम उन वस्तुओं या चीज़ों को कहते हैं जो हमें किसी भी काम को प्रभावशाली ढंग से या अच्छे से करने में मदद करती है। तो इसमें ये बताया गया इस पार्ट में कि हम लोगों को यानी कि हम इंसानों को, हमारे देश की जनसंख्या को किसी भी काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम संसाधन का उदाहरण लेना चाहें तो देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कुआं है। ठीक है, अब इस कुएं से ये व्यक्ति है, इसे पानी निकालना है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस कुएं में एक नल डाल देगा, मोटर और नल डाल देगा, फिर पानी निकाल लेगा। ठीक है, पानी आ जाएगा। तो ये जो नल हो गया, ठीक है, यह इस व्यक्ति के लिए संसाधन का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसे पानी निकालने के लिए ये नल का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसी कोई भी चीज़ों जिन्हें हम किसी भी काम को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम लोगों को कैसे संसाधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट का अवलोकन देखते हैं। ठीक है, संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, ये जो पाठ है हमारा संसाधन के रूप में लोग, ये अध्याय जनसंख्या की यानी हमारे देश की जनसंख्या यानी हमारे देश में जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। ठीक है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था पर यानी हमारे देश पर दायित्व नहीं है। ठीक है, जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि परिसंपत्ति है। परिसंपत्ति यानी कि हम हमारे लिए संपत्ति का काम करते हैं। ठीक है, इसकी ये व्याख्या यानी अर्थ बताने का प्रयास है इस पाठ में। ठीक है, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब हम हमारी जनसंख्या पर यानी हमारे लोगों को यदि हम शिक्षा प्रदान करें, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दें और वो वो स्वस्थ रहें और इन सारी चीज़ों में उनमें निवेश किया जाए तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। निवेश का मतलब क्या होता है? निवेश यानी कि किसी भी चीज़ में पैसे खर्च करना। ठीक है, जैसे कि यदि कोई इंसान ज़मीन खरीदता है तो हम उसे कहेंगे कि वो उसने ज़मीन में निवेश किया है। ठीक है, कल को जब ज़मीन की कीमत बढ़ेगी, ठीक है, ज़मीन की कीमत बढ़ती है हमेशा, तो जब वो उस ज़मीन को बेचेगा तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह जनसंख्या भी है। यदि हम उन्हें जनसंख्या को हम शिक्षा प्रदान करें, ट्रेनिंग प्रदान करें और जनसंख्या को हम स्वस्थ रखें तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। तो अब हम देखते हैं मानव पूंजी क्या होती है। हमने पिछले पाठ में देखा था कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं। ठीक है, हमको उत्पादन करने के लिए किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट या सेवा को बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनमें से एक है मानव पूंजी। ठीक है, मानव पूंजी किसी कहते हैं, जब भी हमें किसी भी चीज़ का उत्पादन करना होता है तो हमें एक समझदार, जिम्मेदार और होशियार इंसान चाहिए रहता है। ठीक है, जो सारी चीज़ों को देख सके, ठीक है, उन सामानों को बेच सके। ठीक है, उसे हम मानव पूंजी कहते हैं। जो हमें जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसका कोई मूल्य होता है, उसे हम मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो वही हम जनसंख्या को मानव पूंजी बना देते हैं। ठीक है, उसकी कीमत हो जाती है, वो हमें ज़्यादा पैसे कमा कर दे सकती है। ठीक है, वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। यानी कि जो मानव पूंजी होती है उनमें कौशल होता है, किसी भी काम को करने की कला होती है। ठीक है, और उत्पादन के ज्ञान का भंडार होता है। ठीक है, उनमें बहुत सारा ज्ञान होता है। ठीक है, तो चलिए इस पाठ का परिचय देखते हैं। परिचय: संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका है। ठीक है, तो जो संसाधन के रूप में जो लोग पाठ है, ठीक है, जो आज के समय में जो वर्तमान में जो उत्पादन के लिए कौशल चाहिए रहता है, उत्पादन यानी कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, ठीक है, या सेवा को बनाने के लिए जो कौशल चाहिए रहता है, कला चाहिए रहती है कि कैसे हम उस वस्तुओं को बनाएं। ठीक है, उसमें जो देश में लोग कार्य करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों में कार्य कर रहे हैं जो देश के लोग, उनको बताने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम उसको कहते हैं एक साल में। ठीक है, इसका हम परिभाषा देखते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। इसे हम जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं,
एक साल में एक देश में जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाओं की जो वैल्यू होती, कीमत होती है, ठीक है, पैसों में जो उनकी कीमत होती है, ठीक है, उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज़्यादा होगा, यानी कि हमारे देश में ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन हुआ, यानी कि उनमें जो पैसा उन चीज़ों के उत्पादन से हमें जो पैसा मिला वो ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो इसमें कहा गया है उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। ठीक है, तो हमने देखा सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है कि देश में एक साल में, ठीक है, जितनी भी चीज़ों का हमने उत्पादन किया, जितनी भी सेवाओं का उत्पादन किया, उनकी पैसों में कीमत क्या होती है। ठीक है, यदि हम उन जनसंख्या का इसका योगदान देखें, ठीक है, तो जनसंख्या का इस पर बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारे देश में पैदा की जाती है, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यदि हमारी जनसंख्या की क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, तो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को समझाने पर इस पाठ में बल दिया है। ठीक है, दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। ठीक है, जैसे कि हमने दूसरे संसाधन देखा, नल देखा, हमने नल का उदाहरण दिया। ठीक है, तो नल हमें क्या किया, पानी निकाला था हमें कुएं से। ठीक है, तो उसमें हमारी मदद की थी। उसी तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है, जिसे हम मानव संसाधन कहेंगे। ठीक है, विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू, जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जब हम किसी भी देश की जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, ठीक है, तो हम उसकी सकारात्मक, यानी कि हम उसकी अच्छे पहलू को नहीं देखते। ठीक है, हम ज़्यादातर सोचते कि यार ज़्यादा जनसंख्या है तो हमें खर्चा ज़्यादा होगा, हमारे देश पे बोझ ज़्यादा होगा। लेकिन इस पाठ में इस भ्रम को दूर करने का प्रयास करेगा। कैसे? तो हम देखते हैं, जैसे कि जब भी हम सोचते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम सोचते हैं कि उनके भोजन पे हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, उनकी शिक्षा पे हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं पे हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम देखिए कि अगर हमारी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसका सकारात्मक पहलू, यानी उसका अच्छा पहलू ये है कि यदि हम उस जनसंख्या को इस काबिल बनाएं, ठीक है, उन्हें हम शिक्षा प्रदान करें, उन्हें हम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें, अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करें, तो वही जनसंख्या, ठीक है, वही जनसंख्या हमारे देश के लिए परिसंपत्ति बन सकती है। ठीक है, परिसंपत्ति बन सकती है, यानी कि हमें और ज़्यादा पैसे और ज़्यादा अच्छा मतलब आउटपुट दे सकती है। ठीक है, तो तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी की भांति ही देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। ठीक है, यदि हमारे देश की जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी, ठीक है, स्वस्थ होगी, तो वो और ज़्यादा काम कर सकेगी, और ज़्यादा नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं उनका इस्तेमाल कर सकेगी, और ज़्यादा उत्पादन कर सकेगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी की भांति ही, भौतिक पूंजी यानी कि जैसे कि पैसा हो गया, ठीक है, किसी के पास गाड़ी है तो वो भी भौतिक पूंजी हो गई, जिसकी कोई कीमत हो। ठीक है, तो वो उसकी भांति ही उत्पादन शक्ति में वृद्धि करती है। जैसे कि किसी के पास पैसा है, ठीक है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास फैक्ट्री है, तो वो उत्पादन कर सकता है किसी भी चीज़ की, मतलब जैसे कि किसी के पास फैक्ट्री है तो वो किसी भी चीज़, नई चीज़ को बना सकता है, पेंसिल बना सकता है। ठीक है, वैसे ही जनसंख्या भी भौतिक पूंजी की तरह ही मानव पूंजी होती है। ठीक है, जिससे हमें किसी कोई वैल्यू होती, कीमत होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब हम जनसंख्या को शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, ठीक है, तब इसे हम कहते हैं मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षता देखा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि जो भौतिक पूंजी होती है, ठीक है, वो हमारे उत्पादन में मदद करती है। जैसे कि मान लीजिए भौतिक पूंजी कैसे कहेंगे, जैसे कि पैसा है, वो एक भौतिक पूंजी है, पैसे की कोई वैल्यू होती है, कीमत होती है। ठीक है, किसी के पास जमीन है, वो भौतिक पूंजी है।
ठीक है। किसी के पास फैक्ट्री है, वो भौतिक पूंजी, उस फैक्ट्री की कोई कीमत है। और जो भौतिक पूंजी होती है वो हमारी निर्माण कार्य या उत्पादन करने में मदद करती है। जैसे कि किसी के पास पेंसिल की फैक्ट्री है तो वो पेंसिल को उत्पादन करने में मदद करेगी, ठीक है। उस पेंसिल को बेचेंगे तो पैसे आएंगे, ठीक है। उसी तरह भौतिक पूंजी से हमें क्या होती है, हमारी आय होती है, ठीक है। हमें पैसे मिलते हैं पेंसिल को बेचेंगे तो, ठीक है। उसी तरह मानव पूंजी में निवेश, मानव भी एक पूंजी की तरह होते हैं, ठीक है। यानी कि शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं। मानव पूंजी में हम निवेश कैसे करेंगे, जब हम उन पे पैसे खर्च करेंगे। किन चीज़ों पे, उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे, प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे, तो वो हमें भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है, ठीक है। जिस तरह की, जैसे कि मान लीजिए किसी के माँ बाप हैं, किसी के माँ बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसे स्वस्थ रखा, किसी बच्चे को स्वस्थ रखा, ठीक है, तो वो बच्चा कल को नौकरी करेगा, ठीक है। तो जितना पैसा उसमें खर्च हुआ है वो उससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा कर देगा, ठीक है। उसी तरह अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षता देखा जाता है, ठीक है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा, तो उसकी आय भी अधिक होगी, ठीक है। उसकी उत्पादकता अधिक होगी क्योंकि उसे दुनिया भर का ज्ञान होगा, ठीक है। उसे पता होगा, जैसे कि यदि वो फैक्ट्री में काम करता है तो उसे पता होगा कि इस मशीन को कैसे चलाते हैं, ठीक है। वहीं यदि कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा या कोई अनपढ़ व्यक्ति होगा तो वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा जितना एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कर पाएगा, ठीक है। तो जो पढ़े लिखा व्यक्ति होगा और स्वस्थ व्यक्ति होगा उसकी आय भी अधिक होगी, ठीक है। तो उसकी उत्पादकता, उच्च उत्पादकता होगी, ठीक है। इसी तरह उसे मानव पूंजी को उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं हम। उच्च आय न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वस्थ सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है, ठीक है। तो इसमें लेखक क्या कह रहा है, जो उच्च आय होती है, यदि कोई इंसान है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसकी आय भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और कोई इंसान स्वस्थ है, ठीक है, उसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई है, ठीक है, तो वो स्वस्थ होगा। तो वो कह रहा है इससे ना केवल उस व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसे ही नहीं बल्कि समाज को भी कल्याण होता है, समाज का भी सुधार होता है, समाज को भी लाभ होता है। कैसे होता है देखते हैं, अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है, उसकी आय अधिक है, ठीक है, तो वो यदि कोई फैक्ट्री खोलता है, ठीक है, तो वो फैक्ट्री में लोग काम करेंगे, ठीक है, उसमें कम पढ़े लिखे लोग भी काम करेंगे, तो उन लोगों को वो पैसे प्रोवाइड करेगा, सैलरी देगा उन्हें, ठीक है, उन्हें मतलब खर्चा देगा, जो भी हम कहते हैं उसे रोजगार देगा, ठीक है। और वो यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, वो यदि कोई काम कर रहा है तो उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा, ठीक है। उसके घर में जो नौकर चाकर होंगे उन्हें भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, ठीक है। यही लिखा है, वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि, भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। हाँ, तो देखिए जो मानव पूंजी होती है, मानव पूंजी यानी कि किसी भी इंसान जो कि पढ़ा लिखा है, प्रशिक्षित है, स्वस्थ है, उसे हम मानव पूंजी कह रहे हैं। वो अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो मानव संसाधन है, जो मानव है, वो भूमि और पूंजी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, ना कि भूमि और पूंजी खुद ही इस्तेमाल नहीं हो जाती। तो जैसे कि मान लीजिए एक गांव है या कोई देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूमि है, उस देश के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, उस देश में सोने की खदानें हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो ये संसाधनों को कौन इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और यदि जो मानव होगा वो मानव पूंजी होगी, वहाँ के लोग यदि पढ़े लिखे होंगे तो वो इन भूमि को, ठीक है, और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते जब तक उन्हें कोई इंसान इस्तेमाल ना करे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अपने दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा दायित्व माना जाता है, ठीक है। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता है, ठीक है।
तो होता क्या था, सालों से, दशकों यानी बहुत कई सालों से जो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल है, ठीक है। आपको पता है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 130 करोड़ लोग हैं देश में। तो उन्हें परिसंपत्ति नहीं समझा जाता था, बल्कि उन्हें दायित्व माना जाता था। अब हम देखते हैं दायित्व क्या होता है और परिसंपत्ति क्या होती है, ठीक है। दायित्व उसे बोलते हैं जिसके लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, जिससे हमें मुनाफा नहीं होता या लाभ नहीं होता, ठीक है। उन चीज़ों को हम दायित्व बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के घर में यदि एक कार है, ठीक है, गाड़ी है, एक कार है, तो कार यदि उसने 5 लाख में खरीदी, ठीक है, तो 5 लाख में उसने कार खरीदी, ठीक है, और उसमें उसे कार में डीजल डलवाना पड़ रहा है, पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, उसका खर्चा हो रहा है, ठीक है। और जब वो उस कार को बेचेगा, तो मान लीजिए उसने 1-2 साल बाद उस कार को बेचा, ठीक है, तो उसकी कीमत क्या हो गई, 3 लाख हो गई, ठीक है। कार की कीमत हमेशा कम होती है, बढ़ती नहीं है कभी भी, ठीक है। तो 3 लाख कीमत हो गई उसकी। तो होगा क्या, तो ये कार जो होगी उस पर दायित्व बन जाएगी, यानी कि उसके लिए एक तरीका का बोझ बन जाएगी, ठीक है। जब हम उसे बेचेंगे तो उसकी कीमत हमें और कम मिलेगी। जैसे कि किसी ने 5 लाख की कार खरीदा तो वो उसे 3 लाख में बेचेगा, ठीक है, तो उसे 2 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है, ऊपर से कार का मेंटेनेंस खर्चा, ठीक है। तो कार क्या हो गई, एक दायित्व हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं परिसंपत्ति क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान ने 5 लाख की भूमि खरीदी, जमीन खरीदी, प्लाट खरीदा एक 5 लाख का, ठीक है। अब उस प्लाट को उसने कुछ नहीं करा, ठीक है। अब वो 2 साल बाद उस प्लाट को बेचता है, तो उस प्लाट की कीमत कितनी हो गई, 7 लाख हो गई। तो उसके लिए प्लाट क्या हो गया, प्लाट उसके लिए प्लाट क्या हो गया, परिसंपत्ति हो गया, यानी कि उससे उसे मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे यदि हम पैसा लगाते हैं तो हमें मुनाफा नहीं मिलता जबकि नुकसान मिलता है, ठीक है, या कम कीमत मिलती है, तो उसे हम दायित्व बोलते हैं। और वही उसकी विपरीत परिसंपत्ति होती है। यदि हम जिस पे पैसे खर्च करते हैं किसी चीज़ पे, तो उससे हमें मुनाफा मिलता है, ठीक है, उसे हम परिसंपत्ति बोलते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि भारत की विशाल जनसंख्या को हम दायित्व मानते थे, परिसंपत्ति नहीं मानते थे, ठीक है, बहुत टाइम तक। यानी कि हमें उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा जबकि हमें उससे पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा हम मानते थे। तो चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि यदि किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो वो उस पर दायित्व हो, यानी कि बोझ हो। उसे हम परिसंपत्ति भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, मानव पूंजी में निवेश करेंगे तो उसकी उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंसाधन आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। कैसे, जैसे कि जो हमारी जनसंख्या है उसे हम शिक्षा प्रदान करें, उसे हम स्वास्थ्य अच्छा दें, ठीक है। उस आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि जो आधुनिक तरीके के जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करना उन्हें सिखाएं, ठीक है। और जो श्रमिक हैं, जो हमारे खेतों में काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे मजदूर लोग हैं, उन्हें हम प्रशिक्षण प्रदान करें, ट्रेनिंग दें कि खेती कैसे अच्छे ढंग से करी जाती है। उन्हें नई नई चीज़ें हम सिखाएं। जैसे कि उन्हें हम ये सिखा सकते हैं कि जैसे कि कोई खेत में काम करता है मजदूर और वो कोई अन्य काम और करना चाहता है, या किसी के पास छोटा सा खेत है, तो हम उसे बता सकते हैं कि किस मिट्टी मतलब कैसे सिंचाई करते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम खेतों में उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उनको इन सारी चीज़ों का यदि हम ट्रेनिंग दें, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंसाधन आदि और इन सारी चीज़ों का वैज्ञानिक जो संसाधन होते हैं उनका उन्हें इस्तेमाल करना सिखाएं, इन सारी चीज़ों पर उन पर खर्चा करें, तो वो हम किसमें, मानव पूंजी में बदल जाएंगे हमारे लिए, हमारी जनसंख्या। तो यदि हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे देश की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा हमारा देश तरक्की करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं निम्नलिखित 2 उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इससे ये हम एक कहानी पढ़ेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि लोग को हम कैसे और ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमारे लिए कैसे संसाधन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी कहानी दी गई है, ये दी गई है शकल की कहानी, ठीक है। 2 मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते हैं, सॉरी, ठीक है। 2 मित्र हैं, एक का नाम विलास है और एक का नाम शकल है। वो दोनों एक ही गांव में रहते हैं। उस गांव का नाम क्या है, सेमापुर रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी, जो शकल था वो 12 वर्ष का था,
ठीक है। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी, ठीक है। उसकी मम्मी शीला थी, शकल की मम्मी, वो घर का कामकाज देखती थी। उसके जो पिता थे बूटा, ठीक है। उसके पिता का नाम क्या था? बूटा। वो चौधरी के खेत में काम करते थे, ठीक है। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था, ठीक है। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, ठीक है। उसने शकल ने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया, ठीक है। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल एक प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी, ठीक है। तो हुआ क्या, देखिए हमने क्या देखा, हमने एक बालक था शकल, ठीक है, जो कि 12 साल का था। उसका एक दोस्त भी था विशाल। इस पार्ट में हम शकल की कहानी देखेंगे, फिर हम बिलास की कहानी देखेंगे। तो उसके पापा क्या करते थे? खेत में काम करते थे, किसी और के खेत में काम करते थे, और उसकी मम्मी घर का कामकाज देखती थी। और जो शकल था वो अपने छोटे भाई बहन को पालता था, अपनी मम्मी की मदद करता था, ठीक है। शकल के एक चाचा भी थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था, ठीक है। तो शकल के माँ बाप ने क्या करा? उसका स्कूल में नाम लिखवाया, उसे अच्छी शिक्षा प्रदान की, उसे कंप्यूटर के कोर्स कराए। तो शकल को क्या हुआ? वो पढ़ा लिखा था तो उसे नौकरी मिल गई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? जब किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो उसकी घर की कंडीशन सुधरती है, ठीक है। उसके भाई बहनों को भी शिक्षा दिया होगा उसने, ठीक है। तो उसे नौकरी मिल गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यदि हम अपनी जनसंख्या को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करें, तो उन्हें नौकरी मिल जाती है, ठीक है। वो अच्छे से काम कर पाते हैं और उसे सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया, ठीक है। तो वहीं हम देखते हैं बिलास की कहानी। बिलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह शकल के ही गांव में रहता था। बिलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। बिलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी, ठीक है। वह मछलियों बेचकर एक दिन में केवल 20 से 30 रुपए का कमा पाती थी। बिलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था। अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। बिलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ, ठीक है। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। तो देखते हैं हम वही इसके विपरीत हमने क्या देखा? बिलास की कहानी। तो बिलास क्या था? 11 वर्ष का एक बच्चा था, ठीक है। अब हुआ क्या बिलास के साथ? अब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसकी माँ भी मछली बेचने का काम करती थी। तो वो बिलास भी गठिया का रोगी था, यानी कि बिलास स्वस्थ नहीं था, ठीक है। तो उनके घर में ज़्यादा आय नहीं होती थी तो बिलास पढ़ नहीं पाया, ठीक है। अब वो पढ़ नहीं पाया तो वो ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा सकता था, ठीक है। और उसकी मम्मी भी बीमार पड़ गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, ठीक है, यदि हम उन्हें अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और स्वस्थ रहें यदि हमारी जनसंख्या, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने परिवार का देखभाल कर सकती है, ठीक है। और वहीं यदि वो स्वस्थ नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, तो वो उतनी अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। उनका जीवन जो होता है वो मुश्किलों से घिरा होता है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों से हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था, ठीक है, जबकि जो बिलास था वो स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बिलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई, ठीक है।
बिलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। ठीक है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। बिलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपने जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। ठीक है। उसकी मम्मी को कम, वो पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है। बिलास जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, स्वस्थ भी नहीं था, तो वो एक तरीके से अकुशल था, अकुशल श्रमिक था, यानी जिसके पास कुशलता नहीं थी, काम करने की जो कला थी, ज़्यादा बेहतर करने की तरीके नहीं पता थे उसे। ठीक है। इसलिए उसे कम वेतन मिलता था। वहीं शकल पढ़ा लिखा, ठीक है, उसे नौकरी मिल गई। ठीक है। तो वही बताया गया है इसमें। ठीक है। मानव संसाधन और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। व्यक्ति शेयरों तथा बांडों में भविष्य में उच्च प्रतिफल की आशा से निवेश करता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मानव संसाधन में भी यदि हम कोई निवेश करते हैं, ठीक है, या पैसे खर्च करते हैं, तो हमें भविष्य में ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा मुनाफा मिलता है। ठीक है। जैसे कि भूमि में और पूंजी में हम निवेश करते हैं, ठीक है, पैसे खर्च करते हैं, उसी तरह हमें मानव संसाधन में भी पैसे खर्च करना चाहिए। ये उसी तरह है। शेयर और बांडों में भविष्य में उच्च प्रतिफल की आशा से लोग निवेश करते हैं। तो जो शेयर मार्केट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे लोग इसलिए निवेश करते हैं ताकि उन्हें मतलब भविष्य में ज़्यादा पैसे मिले, ठीक है, ज़्यादा मुनाफा मिले। उसी तरह मानव संसाधन में भी हमें निवेश करना चाहिए। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया, ठीक है, किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यदि कोई एक बच्चा भी है, ठीक है, यदि हम उसे उसमें निवेश करते हैं, उसकी शिक्षा पे निवेश करते हैं, उसके स्वास्थ्य पर निवेश कर सकते हैं, तो वो हमें, हमारा जो समाज है, ठीक है, उसको ज़्यादा अच्छा मुनाफा देगा। ठीक है। उसे ज़्यादा अधिक प्रतिफल देगा। जितना हमने उसमें निवेश किया है उससे कहीं अधिक देगा। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। हाँ, ये तो आम सी बात है। जो माँ बाप शिक्षित रहते हैं तो उन्हें शिक्षित होने का फ़ायदा पता रहता है, तो वो अपने बच्चों पर भी निवेश ज़्यादा करते हैं। ठीक है। शिक्षा पर निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। ठीक है। तो वो उन्हें पोषण, वे अपने बच्चों के पोषण, यानी कि उसे क्या खाना पीना चाहिए, ठीक है, वो स्वस्थ है क्या नहीं है, और वो स्वच्छ है क्या नहीं, इसके प्रति भी वो जिम्मेदार रहते हैं। उन्हें इन सब का भी ज्ञान रहता है। इसी प्रकार वे बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। ठीक है। इसमें चक्र बन जाता है कैसे? जैसे कि कोई माँ बाप शिक्षित है, ठीक है, यदि मान लीजिए यदि आपने किसी को शिक्षित कर दिया, ठीक है, वो व्यक्ति शिक्षक से शिक्षित है, स्वस्थ है, वो पैसे कमा रहा है, तो उसके जब बच्चे होंगे, ठीक है, तो वो भी शिक्षित होंगे, वो भी स्वस्थ होंगे। फिर जब उनके भी बच्चे होंगे, ठीक है, फिर जब उनके भी बच्चे होंगे तो वो भी अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है। तो ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से चक्र बन जाता है। ठीक है। अच्छा, चक्र बन जाता है। इसके विपरीत, ठीक है, मतलब इसके उल्टे में, इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। ठीक है। यदि हम देखें इसके विपरीत, यदि जैसे कि हमने बिलास की कहानी देखी थी, उसकी माँ शिक्षित नहीं थी, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब उसकी माँ भी बीमार पड़ गई, तो जो बिलास था उसे पैसे कमाने के लिए जाना पड़ा। ठीक है। उसे भी वेतन, उसकी आय उतनी नहीं थी, उसे जो पैसे वो मिलते थे उतने अधिक नहीं थे। ठीक है। यदि मान लीजिए यदि कल को बिलास के जो बच्चे होंगे, ठीक है, बिलास को कम वेतन मिलता है, उसे उतनी ज़्यादा आय तो होती नहीं कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सके। ठीक है। तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, फिर उसके जो बच्चे होंगे वो भी ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। ठीक है। फिर वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से एक चक्र बन जाएगा। ठीक है। तो जो उनके बच्चे होंगे वो अपनी सुविधाओं से, ठीक है, उनकी तरह ही मतलब सुविधाओं से वंचित रहेंगे। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया है, उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। ठीक है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं।
ठीक है, वे कैसे धनी विकसित बने। उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। ठीक है, लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की है, उसी से ये देश धनी बना और विकसित बना। ठीक है, यदि आप जापान को देखोगे, ठीक है, जो दुनिया है ना, ठीक है, जापान क्या है, एक महाद्वीप है, मतलब द्वीप देश है। ठीक है, द्वीप यानी कि जो पानी से घिरा हुआ है, छोटा सा देश है। ठीक है, छोटा सा देश है। ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादा प्राकृतिक साधन भी नहीं है। जैसे कि यदि हमारे देश में देखें तो हमारे देश में बहुत सारा कोयला है। ठीक है, कोयले की खदान है, बहुत सारी, मतलब गंगा नदी है। ठीक है, हमारे देश की भूमि बहुत अच्छी है, हमारे देश में बहुत सारे प्राकृतिक साधन पहले से मौजूद हैं। लेकिन जो जापान है, ठीक है, वहाँ पे उसने क्या किया, मानव संसाधन में निवेश किया, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक साधन नहीं थे उसके पास। ठीक है, मानव संसाधन में निवेश किया, यानी कि उन्होंने अपने देश की जनसंख्या को अच्छा पढ़ाया लिखाया। ठीक है, उन्हें स्वस्थ रखा। तो अब उनके पास तो उसकी जो जनसंख्या थी वो मानव संसाधन में धनी थी। ठीक है, भाई उनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं था, तो उन्होंने अपने देश की जनसंख्या को पढ़ाया लिखाया, स्वस्थ रखा। तो उनकी देश की जनसंख्या बहुत समझदार हो गई, तो उन्होंने क्या किया, जो प्राकृतिक संसाधन उनके पास नहीं थे, ठीक है, उसका आयात करते हैं। जैसे कि आयात करते हैं यानी कि इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि उनके पास जो सब प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जैसे कि मान लीजिए उनके देश में लोहा नहीं होता। ठीक है, लोहा जमीन के अंदर से निकलता है, लोहे को बनाया जाता है, तो उन्होंने भारत से लोहे का आयात करते हैं वो। ठीक है, इस तरीके से वो प्राकृतिक संसाधन का आयात करते रहे। ठीक है, और वो विकसित देश बन गया। ठीक है, उन लोगों ने उनकी जो, मतलब मानव पूंजी थी, यानी कि जो विकसित, उनकी जो पढ़ी लिखी जनता थी, उन्होंने क्या किया, भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल प्रयोग किया। ठीक है, कुशल उपयोग किया, मतलब अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। उन्हें पता चल गया कि हमें कैसे क्या काम करना है, हमें लोहे का निर्माण, मतलब लोहे को बाहर से मंगाना, दूसरे देशों से आयात करना है। आयात करना यानी कि जब भी हम किसी भी चीज़ को दूसरे देश से हमारे देश में मिलाते हैं, तो मंगाते हैं, तो उसे हम आयात बोलते हैं। ठीक है, और अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं वो चीज़ों को या बेचते हैं, उसे हम निर्यात बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने, इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी और विकसित बने। ठीक है, तो उसी से ये देश धनी और विकसित बना। ठीक है, ठीक है, तो आज का हम हमारा पाठ यहीं समाप्त करते हैं, कल हम इसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है।